कामरान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने से पहले जिन दो जंगी तनाज़ात के बारे में बात करते रहे हैं कि एक तो वो उनको ख़त्म करवा देंगे और अगर वो सदर होते तो ये तनाज़ात शुरू ही नहीं होते। रूस और यूक्रेन और फिर इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और गज़ा में जो कुछ हुआ, वो इस बारे में कहते थे कि वो सदर होते तो ये तनाज़ा शुरू ही नहीं होता, ये जंग शुरू नहीं होती। लेकिन अब सदर बनने के बाद बहुत एक मर्तबा से ज़्यादा वो इस आज़म का इजहार करने के बावजूद कि वो गज़ा में अमन चाहते हैं, वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जंग ख़त्म करवा नहीं पाए हैं अब तक। तो क्या उनकी जो ये कोशिश थी, उनका ये आज़म था, उसको भी क्या धचका पहुंच रहा है? चूँकि बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बावजूद कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका और उसमें यही नज़र आ रहा है कि इसराइल की ही सख्त शराइत हैं जो वजह बनी हुई हैं किसी भी मुआहदे में पहुंचने में रुकावट के हवाले से। जी शुक्रिया जुनैद। देखें, जो कैंपेन ट्रेल पे जो बयान होते हैं वो उनको हम जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं, जो वो पॉलिसी से मुख्तलिफ होते हैं। जब आप ऑफिस में आ जाते हैं फिर आपको अपनी जो वादे हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, तो उसमें वक्त लगता है और उसके रास्ते में रुकावटें होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होती हैं। सदारत की अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, अमरीकी पॉलिटिक्स की अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, फिर बैरून अवी पॉलिटिक्स की अपने लेवल की कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। और जंगें इसीलिए कहते हैं कि जंगें शुरू नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। देखें, जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, वहाँ पे रूस की पोजीशन ज़्यादा कमज़ोर है इस वक्त। जो इस वक्त अगर आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि 3.5 साल हो गए और वहाँ पे किसी किस्म की भी जो है वो कोई मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो पा रही। एक तरह से वो फ्रोज़न बैटल स्पेस है। कोई छोटे मोटे गांव इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जहां लाइनें हैं वहां लाइनें हैं और वहां पे रूस की पोजीशन कमज़ोर है और वहां पे उसको इंजीनियर करने की कोशिश की जा रही है। फिर वहां पे यूरोपियन फरीकैन भी हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेना है। तो ये एक प्रोसेस है। जहां तक गज़ा का ताल्लुक है, देखें, गज़ा की जंग बंदी की दो शराइत हैं और फिर जाहिर है इसराइल का जो बैटल स्पेस में जिसका पलड़ा भारी होता है, इसराइल का पलड़ा भारी है, हमास का कमज़ोर है, हमास और ईरान का, क्योंकि उन्होंने मिलकर जो है ना वो 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था उसको पुल ऑफ किया था। तो उसमें जाहिर है गज़ा को अगर आप सिर्फ एक स्टैंड अलोन कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। गज़ा वॉज पार्ट ऑफ द जो है ना ये जो 7 अक्टूबर का हमला था, वॉज पार्ट ऑफ द इरानियन स्ट्रेटजी, जो इनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी थी कि जी इसराइल को इनसर्कल किया जाए। 7 अक्टूबर को हमला हुआ हमास की तरफ से। 8 अक्टूबर को अगले ही दिन हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट फायर शुरू कर दिए और कुछ दिनों के बाद हूतियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ प्लान। अब वो जंग का जो बिसात है वो इतनी वसी थी, उसको समेटते समेटते टाइम लगा है। तो और फिर यह है कि अभी भी यरगमालियों की बाजियाबी की बात हो रही है और फिर जो हदफ है जिस पे तमाम फरीकैन मुत्तफिक हैं, यानी पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इसराइल खाली नहीं और ना ही सिर्फ अमेरिका बल्कि जो खित्ते के ममालिक हैं, चाहे वो तुर्की है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, मिस्र है, उर्दन है, वो सब चाहते हैं कि इस के बाद जंग बंदी के बाद जो है हमास की हुकूमत ना हो गज़ा के ऊपर। तो वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर, इट्स द प्रोसेस। कामरान बुखारी साहब, जिस तरह पाक भारत तनाज़े में अमेरिकी साथ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम का किरदार था, वो उसका मुकम्मल क्रेडिट लेते रहे हैं एक से ज़्यादा मरतबा आलमी फोरम्स पर और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम अतराफ़ से भी उस किरदार को तस्लीम किया गया। तो क्या इस वक्त आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप संजीदगी से ये चाहते हैं कि जिस तरह उनको एक और बहुत बड़े तनाज़े में किरदार अदा करने का मौका मिला और उसकी वजह से जंगबंदी कायम हुई, उसको फिर बाकी दुनिया भी तस्लीम कर रही है, वो यकीनन चाहते होंगे कि ये तनाज़ा भी उनके होते हुए उनकी तरफ से ऐलान के ज़रिए से ख़त्म हो, उनकी ये ख्वाहिश होगी इस वक्त? जी बिल्कुल है। और इसी वजह से वो देखें, जहाँ तक उनका हदफ का ताल्लुक है, जहाँ तक उनकी ख्वाहिश का ताल्लुक है, जहाँ तक उनकी स्टेटेड पॉलिसी का ताल्लुक है, तो उसमें कोई शक नहीं कि वो ये जंगें ख़त्म करना चाहते हैं। जो है वो इसके ऊपर जो है बहुत बहस हो चुकी है, बहुत डिटेल है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनकी क्या जो है स्ट्रेटजी है अमेरिका के लिए आने वाले दहाइयों के अंदर। इस पर बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। सवाल ये नहीं होता कि वो क्या वो चाहते हैं या नहीं चाहते,
सवाल ये है कि कितनी आसानी से वो कर पाते हैं। अब बटन तो है नहीं कि जिसको दबाएंगे तो तमाम लोग जो है ना आमादा हो जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान याद रखिए आप दो स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं, दो स्टेट एक्टर्स जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और उनके अंदर भी जंग को फैलाने का, मजीद फैलाने का कोई ख्वाहिश नहीं थी, ना भारत की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए आसान था वो करना। यहाँ पे रूस का मामला जो है ज़रा पेचीदा है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, और वहाँ पे हालात मुख्तलिफ हैं। गज़ा के अंदर जो है देयर आर टू मेनी पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। पहली बात तो ये है कि आप एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ डील कर रहे हैं, हमास। दूसरी तरफ इसराइल है जो कि एक रियासत है। फिर उसके स्टेक होल्डर्स जो हैं पड़ोसी ममालिक हैं, उर्दन है, अपना इजिप्ट है, कतर है, तुर्की है, सऊदी अरब, यूएई वगैरह वगैरह। सबको एक मेज़ पे लाना, सबको जो है इस यू हैव टू ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर, ये मुश्किल काम होता है। कामरान बुखारी साहब, आपने ईरान का भी जिक्र किया, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेते हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि अब सीज़ फायर होगा, जिस तरीके से अमेरिका ने किरदार अदा किया। तो अब क्या ये कहा जा सकता है कि ईरान इसराइल का बराह रास्त फौरी कोई तनाज़ा होना, उसका खदशा ख़त्म हो चुका है? अमेरिका का उस तनाज़े में मुलविस शामिल होना, उसका खदशा ख़त्म हो चुका है? चूँकि इस वक्त उस सीज़ फायर के बाद दो अहम चीज़ें हैं। एक तो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू भी दिया, और फिर ये कि ओस्लो में स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात मुतवक्के है। तो क्या अब ईरान के इन दो ममालिक के साथ बराह रास्त किसी तनाज़े में शामिल होने का इस वक्त खदशा ख़त्म हो चुका है? देखिए, अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था जो फॉरदो की फैसिलिटी के ऊपर, और वो जो ओवरऑल जो मिलिट्री कैंपेन थी इसराइल की, वो कोऑर्डिनेटेड था कि भाई जो है अब ये अपना दस्तबरदार नहीं हो रहे यूरेनियम की इनरिचमेंट की डिमांड के ऊपर, तो ये समझ रहे हैं कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ, ये मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। तो उस पे वो बिल आखिर जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कहा मैं तो जंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी आवाम को तो वादा कर चुका हूँ कि मैं किसी बड़ी जंग में अमेरिका को दोबारा लेके नहीं जाऊँगा। तो अगर इसराइल जो है ये कार्रवाई करना चाहता है तो ये हमारे मुफाद में, तो जो है उन्होंने वो इजाज़त दी, और उसमें सिर्फ एक ऑपरेशन अमेरिका ने किया था और वो बहुत लिमिटेड था। और वो एक फैसिलिटी को जो है ना एलिमिनेट करना था, वो फॉरदो की जो फैसिलिटी है जो ज़मीन दोज़ है पहाड़ के नीचे, वहाँ पे उसको अपना टारगेट करने के लिए इसराइल के पास टेक्निकल वो कैपेबिलिटी नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका की तरफ से तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई जंग की जाए। इसराइल और अमेरिका के जो ईरान के हवाले से जो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है वो मुख्तलिफ है, और इसराइल मुख्तलिफ तरीके से देखता है। लेकिन दैट सेड, मैं ये भी कहूँगा कि इसराइल कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि जो बराह रास्त अमेरिका के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करे, क्योंकि अमेरिका के साथ उनकी अलायंस है, वो उनका जो है ना ग्रेट पावर एलाय है, वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। एंड आई थिंक कि इसी वजह से अभी कोई जो है वो हमें कोई ख़ास खबर नहीं आई जो कल मुलाकात हुई है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो है इसराइली वज़ीर आज़म के साथ, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। अभी वो जुमेरात तक यहीं पर हैं, उनकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, कैपिटल हिल पे भी मुलाकातें हैं। तो उसके बाद जो है ना कुछ समझ में आएगा कि भाई क्या बात तय हुई है। अभी आई थिंक एवरीबडी इज़ होल्डिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट। अब तक जो मुलाकात में सामने आया है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल वाज़े तौर पर एक तरह से कहा कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो इस सूरत में सामने आए कि एक रियासत कायम होगी जो इसराइल के लिए ख़तरा होगी, तो वो उस ख़तरे को कबूल नहीं करेंगे, उस ख़तरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर इसराइली वेबसाइट के ज़रिए फिर बैनुल-अक़वामी इदारे रॉयटर्स ने उस खबर के ऊपर मज़ीद लिखा कि किस तरह से एक मनसूबा ज़ेर बहस रहा है कि कॉरिडोर्स और कैंप्स बनाए जाएंगे फ़लस्तीनियों को रखने के लिए, और वहाँ पर उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा सकती है, या किस तरह से हमास या दीगर तंजीमों का अगर उन पर गलबा है तो उसको ख़त्म किया जा सकता है, और फिर ये फैसला किया जाएगा कि उनको दूसरे ममालिक में मुंतकिल करना है। इस तरह का मनसूबा सामने आना, जिस पर अगर अमल दरामद अभी नहीं भी हुआ, और गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो कि इसराइल ही उसके पीछे है, उसकी तरफ से इस आज़म का इजहार करना कि वही सारा निज़ाम यहाँ पर संभाले, अक़वाम मुत्तहिदा का भी कोई किरदार ना हो इसराइल और फ़लस्तीन में, ये कितनी तशवीशनाक बात है आपके लिए? देखिए, ये सब प्रिलिमिनरी खबरें हैं, तो बात ये है कि अभी तो बात तय नहीं हुई ना, कोई मास्टर प्लान सामने आया नहीं, ये लीक्स हैं।
हर तरफ से जो है ना लीक आती है, जो है परसेप्शन शेपिंग के लिए इसराइली जो है लीडरशिप वो अपनी करती है। देखें, मैं पहले भी जो है बहुत सारे चैनल्स पे कह चुका हूँ कि 2 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है। अब आप उसकी नकल मकानी कैसे करेंगे? मतलब कहाँ उनको लेके जाएंगे, किन मुल्कों में लेके जाएंगे, कौन लेगा? मतलब दिस इज़ अ ह्यूज हरक्यूलियन टास्क। मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई हकीकत है। हाँ, जो आईडीपी कैंप्स लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो है मतलब वो अनडेटोनेटेड ऑर्डिनेंस है वहाँ पे। बहुत सारी जो है इमारतें उनको जो है गिरा कर दोबारा से तामीर नौ करनी है, तो वो छोटा मोटा कार्रवाई होगी। आई डोंट थिंक इतनी बड़ी पैमाने पे कोई नकल मकानी होगी। ये इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है जो है ना, फोर्सबली किसी को रिमूव करना, वहाँ से कोई जाने वाला तो है नहीं है। तो ये आई थिंक सिर्फ बातें हैं। देखें, असल में जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल है। अमेरिका जो है, स्ट्रेटजी कम्स फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि भाई देखें, 2 स्टेट सोल्यूशन बेशतर अपना यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका वादा किया लेकिन कुछ नहीं किया, क्योंकि ये हो नहीं सकता था। क्योंकि इस जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिहाइयों से फ़लस्तीनी जो हैं वो डिवाइडेड हैं। हमास का कब्जा था गज़ा के ऊपर, फतह और PAPLO वो वेस्ट बैंक में थी। तो किस रियासत, किस 2 स्टेट की आप बात कर रहे हैं कि जो हो सकता है? और अब तो जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जाहिर है खला जो है ना पैदा हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, क्योंकि हमास बहुत कमज़ोर हो चुकी है गज़ा के अंदर, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी अपनी अथॉरिटी जो है वो बस एक नाम की है, नॉमिनल है। तो वहाँ पे भी लोग मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनी मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, मुख्तलिफ क्लैन्स जो है उनका कब्जा हो रहा है। मतलब आधे दर्जन क्लैन तो सिर्फ बताए जाते हैं गज़ा के अंदर, और वेस्ट बैंक चूंकि बड़ा है वहाँ पे और है, वहाँ पे जूइश सेटलमेंट्स भी हैं, IDF की जो है ना फोर्सेस भी इन कंट्रोल हैं, साथ में जॉर्डन का बॉर्डर लगता है। तो आई डोंट थिंक कि जो है ये 2 स्टेट सोल्यूशन इज़ वायबल। ये जो है जो इस्तिलाह है ये बड़ी पुरानी है। हकीकत ये है कि वी आर टू फार फ्रॉम इट। अब होगा ये, सबसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये है कि सिक्योरिटी कौन संभालेगा गज़ा के अंदर। वेस्ट बैंक की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन गज़ा में सिक्योरिटी कौन संभालेगा? कोई नहीं चाहता कि इजरायली ट्रूप्स जो हैं वहाँ ऑक्यूपाई करें दोबारा से उसको। ये टेम्पररी अरेंजमेंट रहे, लेकिन इवेंचुअली वहाँ पे किसी को करना है। वो फ़ौजें कहाँ से आएंगी? ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी, मेरी जो इत्तला है वो ट्रंप इंतज़ामिया सऊदी अरब पे दे रहा है, और सऊदी अरब को फिर तुर्की के साथ मिलके UAE, मिस्र, जॉर्डन, इवन पाकिस्तान से मिलके ये जो बातें चल रही हैं अब्राहम अकॉर्ड की पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, दे आर नॉट फॉर नथिंग। मतलब देयर इज़ कॉन्वर्सेशन कि हाँ भाई पाकिस्तान का क्या किरदार होगा गज़ा की जो फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और क्योंकि कोलिशन की ज़रूरत होगी ना, तो इसमें कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे? क्या पाकिस्तान लेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातचीत चल रही है।